एवरीवन। आज जो है वो हम माइक्रो सी की प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो एडवांस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट जो 8 वीडियोस आपने देखी हैं उनके अंदर हम बेसिक्स जो थी माइक्रो सी की और पिक माइक्रो कंट्रोलर्स जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, तो वो उनकी बेसिक चीज़ें हमने देखी थी, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो लाइब्रेरीज थी माइक्रो सी की उनको यूज़ कर रहे थे। तो अब हम मूव करेंगे एडवांस सीरीज़ की तरफ, जिसके अंदर जो लाइब्रेरीज़ हैं वो कम से कम यूज़ होंगी। और बेसिकली हम जो माइक्रो कंट्रोलर है, पिक माइक्रो कंट्रोलर जो हम यूज़ कर रहे थे 18F4550, उसके रजिस्टर लेवल पे जाके जो है वो हम काम करना सीखेंगे। तो आज जो हम वीडियो है जो इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज़ एनहांस्ड पीडब्ल्यूएम। लास्ट वीडियो में हमने पीडब्ल्यूएम को डिस्कस किया था और हमने लाइब्रेरी यूज़ की थी माइक्रो सी की, जिसकी बेस के ऊपर हमने दो डिफरेंट वेरिएबल्स रजिस्टर्स लेके पीडब्ल्यूएम को चेंज करना सीखा था। तो बेसिकली हमारे पास जो 18F4550 है, इसके अंदर एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो हमारे पास दो सीसीपी मॉड्यूल्स होते हैं, CCP1 एंड CCP2। बट ये जो हैं ये नॉर्मल PWM मोड के अंदर चलती हैं, दोनों पिंस जो हैं हमारे पास CCP1 और CCP2 की। बट अगर हमने एनहांस्ड PWM मोड में जाना हो तो एनहांस्ड PWM मोड बेसिकली क्या है कि ये आपके मोटर ड्राइव्स, इन्वर्टर ड्राइव्स और इन चीज़ों को चलाने के लिए जो है वो जो है काफ़ी यूज़फुल होता है। तो बेसिकली ये बिल्ट इन ड्राइव होते हैं, जो नए माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जैसा कि 18F4550 है। तो उसके अंदर बेसिकली अगर आप 18F4550 की डाटा शीट में जाएं और इसमें अगर आप एनहांस्ड PWM का जो मोड है वो अगर आप चेक करें तो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हमने क्या करना होता है कि हमारे पास एच ब्रिज को हमने ड्राइव करना था। अगर हमारे पास इन्वर्टर जो यूपीएस वगैरह हमारे पास यूज़ होते हैं, इन्वर्टर्स वगैरह, उनके अंदर अगर हमें एच ब्रिज के थ्रू डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एच ब्रिज यूज़ होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे। तो बेसिकली इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने जो ये साइड है एच ब्रिज की, जिसको हमने ए का नाम दिया हुआ है, इसको हम ऑन करते हैं और दूसरी साइड पे जो है वो डी जो है उसको हम मॉड्यूलेट करते हैं, यानी कि पीडब्ल्यूएम का सिग्नल बेसिकली जो है वो इस पिन के ऊपर जाता है, जबकि ये दोनों पिन्स ऑफ रहती हैं। सो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो करंट है वो इस साइड से इस तरह फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। और फिर जब हमने दूसरी साइड पे करंट फ्लो करवाना है तो हम डी को और ए को जो है वो ऑफ कर देते हैं और फिर हम सी को ऑन करते हैं और बी के ऊपर मॉड्यूलेशन जो सिग्नल होता है हमारे पास वो हम देना शुरू कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि माइक्रो सी के अंदर किस तरीके से जो है वो हम पिक माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर जो एच ब्रिज है उसको किस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं। तो जब आप 18F4550 की पिन आउट्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको चार पिन्स मिलती हैं। P1A जो कि RC2 जो पोर्ट सी की पिन नंबर 2 है, और P1B, P1C एंड P1D जो कि पोर्ट डी की 5, 6 और 7 पिन्स हैं। तो ये बेसिकली चार पिन्स यूज़ होती हैं जो कि हमारे पास किसी भी फुल ब्रिज को, एच ब्रिज जो है उसको फुल ब्रिज मोड में चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोड। हम कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कोड जो है वो हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कोड लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए, सो हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मेन में चलते हैं। मेन में हमने जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास चार पिन्स हैं, उनको हमने एज ए आउटपुट लेना है। सो पोर्ट सी की जो पिन नंबर 2 है और डी की 5, 6 एंड 7 जो पिन्स हैं इनको हमने आउटपुट डिक्लेयर कर देना है, क्योंकि ये आगे एच ब्रिज को ड्राइव करने के लिए यूज़ होंगी। और उसके बाद अभी हम
इस पिन को इग्नोर कर दें, ये मैंने जस्ट वैसे एग्जांपल के लिए, टेस्टिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा था इसको, तो अभी हम इसको निकाल देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद बात आती है कि हमने जो है अपनी PWM, मतलब किस PWM की फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हमने अपने एच ब्रिज को ड्राइव करना है। तो नॉर्मली जो इन्वर्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो 20 किलो हर्ट्ज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है वो उससे ऊपर होता है हमारे पास, तो इसकी जो है आवाज़ नहीं आती फिर जब इन्वर्टर चल रहा होता है। तो अभी हम क्योंकि 20 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर है वो यूज़ कर रहे हैं, 20 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें 20 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर 20 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो देयर इज अ रजिस्टर दैट इज़ कॉल्ड PR2, तो उसको हमें 249 सेट करना पड़ता है। तो द थिंग इज़ के ये वैल्यू कहाँ से आती है और ये वैल्यू सेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको दोबारा डाटा शीट में जाना पड़ेगा। एनहांस PWM मोड में अगर आप जाएं, और इसमें हमारे पास जो थर्ड मोड है दैट इज़ PWM मोड। तो PWM को अगर आप देखें तो PWM की जो ड्यूटी साइकिल है, ठीक है, वो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज़ करके। ओके, तो इस तरीके, सॉरी, ये PWM का ड्यूटी साइकिल है, बट अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी, आई थिंक वो PWM मोड के अंदर है, सिंपल जो PWM मोड है उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। हाँ, तो ये इक्वेशन है PWM पीरियड, क्योंकि हमने ये देखना है कि हमने इसको चलाना है 20 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर, और वो हमारा बनता है 50 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम अपनी PR2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, PWM का पीरियड हमें पता होता है, और ऑसिलेटर टाइमर जो फ्रीक्वेंसी है उसका इन्वर्स ले लें तो वो टाइम आ जाता है। अच्छा, उसके बाद बात आती है टाइमर 2 का प्री स्केल वैल्यू हम कौन सी यूज़ करें, क्योंकि हमने ये फाइंड करनी है PR2, बट हमें टाइमर 2 का प्री स्केलर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो टाइमर 2, बेसिकली जो टाइमर 2 है वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है हमारे पास, जो इन्हांस्ड PWM है। तो टाइमर 2 जो है, अगर हम उसमें जाएं, तो टाइमर 2 के अंदर तीन तीन डिफरेंट जो है ना वो प्री स्केलर दिए हुए हैं, दैट इज़ 1, 4 एंड 16। तो सबसे पहले हम 1 को यूज़ करते हैं, और 1 को यूज़ करने के बाद अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इस वैल्यू के अंदर जो PR2 है वो 255 से कम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे 255, क्योंकि हमारे पास जो PR2 है वो 8 बिट का रजिस्टर है, तो 255 से कम वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपको 255 से ज़्यादा वैल्यू मिले तो आपको फिर प्री स्केल की वैल्यू वो जो है वो 1 से 4 करनी पड़ती है, और अगर फिर भी ना मिले तो फिर 16 पे लेके जाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो लेकिन जब आप 20 मेगाहर्ट्ज़ और 20 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे इसकी कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको जो सिंपल जो वैल्यू मिलती है वो है 249, और इसमें जो प्री स्केल होता है वो आपको 1 ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने ये सेट करनी होती है वैल्यू PR2 की, जिससे हम फ्रीक्वेंसी किसी भी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एट स्पेसिफिक जो ऑसिलेटर है उसके ऊपर निकालने के लिए। तो ये कैलकुलेशन आप मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक वेबसाइट भी है माइक्रो एग्जाम्पल्स के नाम से, जो कि आपको इसकी कैलकुलेशंस प्रोवाइड भी कर देती है। मैं इसका जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप अपने पिक माइक्रो कंट्रोलर आपका जिस भी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है वो आप इनपुट कर दें। 20 मेगाहर्ट्ज़ हम यूज़ कर रहे हैं, और हमें फ्रीक्वेंसी जो है PWM फ्रीक्वेंसी चाहिए 20,000 हर्ट्ज़, दैट इज़ 20 किलो हर्ट्ज़। तो उसके बाद हम PWM की ड्यूटी साइकिल, ये तो खैर हम चेंज कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, 100 भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो एक टेबल बन गया, तो हमने ये फ्रीक्वेंसी पुट की थी 20 किलो हर्ट्ज़, उसकी बेसिस के ऊपर उसने हमें PR2 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके दे दी है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो बेसिकली वो हमारे पास 249 ही बनता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट बारी आती है CCP1 कंट्रोल रजिस्टर की। सो CCP1 कंट्रोल रजिस्टर हम देख लेते हैं एनहांस्ड PWM मोड के अंदर जाके।
तो इसमें सबसे पहला जो रजिस्टर है दैट इज CCP1 कंट्रोल, तो हमने इसको अब सेट करना है। तो इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी डिफरेंट पिन्स हैं, पिन नंबर 7 से लेके पिन नंबर 0 तक, सॉरी बिट्स जो हैं इनकी। और अभी हम यूज़ कर रहे हैं फुल ब्रिज मोड के अंदर, सॉरी फुल ब्रिज फॉरवर्ड के अंदर। ठीक है, ये हमारा मोड है। तो ये हमने इसको 0 1 सेट कर दिया। और इससे इससे क्या होगा कि जो पिन P1A से लेके P1D तक जो हमारे पास जितने भी पिन्स हैं वो फुल ब्रिज आउटपुट फॉरवर्ड के अंदर चलेंगे। आउटपुट फॉरवर्ड का क्या मतलब है कि हम इसको पिन को हाई करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगी बेसिकली। और उसके बाद जो 5 और 4 जो पिन्स हैं वो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं हमारे पास, लेकिन हम इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम 8 बिट मोड के अंदर ही इसको PWM को चला रहे हैं। और उसके बाद जो बाकी जो 4 हमारे पास हैं CCP1 M3 M2 M1 एंड M0 की जो बिट्स हैं हमारे पास, उनको हमने ये 11100 पे सेट किया हुआ है। तो PWM मोड इससे सेट हो जाएगा और P1A P1C एक्टिव हाई हो जाएंगी हमारे पास, और P1B और P1D जो हैं वो भी एक्टिव हाई होंगे। यानी कि जब उनके ऑन होने का टाइम आएगा तो वो अपनी आउटपुट के ऊपर 1 देंगी। तो उसकी बेसिस के ऊपर हम जो है वो अपना एच ब्रिज को जो है वो इजीली ड्राइव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है CCPR1L। सो बेसिकली ये जो है इस रजिस्टर के अंदर जो हम वैल्यू सेट करते हैं वो हमारी बेसिकली जो है वो ड्यूटी साइकिल बनता है। तो अभी अगर इसके अंदर 0 पुट कर दूंगा तो ये ज़ीरो ड्यूटी साइकिल का जो है वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा हमें। और अगर मैं 100 दे दूं तो बेसिकली 100 इसकी ये बात एक चीज़ समझ लें, इसके अंदर CCPR1L की जो लोअर वैल्यू है वो 0 है, बट मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 249 है। ठीक है, अगर आप इसमें 249 पुट करेंगे तो आपको 100% ड्यूटी मिलेगी। ठीक है, और 249 का हाफ अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे जो कि अराउंड बनता है 124 के अराउंड, तो आपको 50% ड्यूटी साइकिल मिलेगा। ठीक है, इसमें आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू PR2 तक होती है। अगर आपका किसी वजह से कोई और फ्रीक्वेंसी जनरेट, यानी कि अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा जाएंगे तो आपका जो रेजोल्यूशन है वो बेसिकली कम होना शुरू हो जाता है, 249 से वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। तो आपकी जो मैक्सिमम रेंज है CCPR1L की, यानी कि जो ड्यूटी साइकिल आप कितना वेरी कर सकते हैं वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे तो आपका जो ड्यूटी साइकिल का जो रेजोल्यूशन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 249 है। तो अभी अगर हम 124 सेट करते हैं तो हमें 50% ड्यूटी साइकिल का जो है वो सिग्नल आउटपुट में मिलेगा। अभी हम इसकी सिमुलेशन करके देखेंगे, बाकी पहले हम सारा कोड समझ लें फिर सिमुलेशन की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो अब हमें पता है कि जो PWM है वो बेसिकली टाइमर 2 को यूज़ करता है, तो हमने टाइमर 2 का इंटरप्ट जो है वो उसको भी सेट करना है। तो टाइमर 2 का सबसे पहले तो इंटरप्ट फ्लैग जो है उसको हम ज़ीरो कर देंगे कि अगर कोई ग्लिच वगैरह है तो वो ऑफ हो जाए। उसके बाद हम टाइमर 2 का जो कंट्रोल रजिस्टर है उसको सेट करेंगे। ठीक है, अभी हमने जैसा कि देखा टाइमर 2 मॉड्यूल में अगर हम जाएं तो टाइमर 2 का जो कंट्रोल रजिस्टर है उसको हमने सेट करना है। हमने देखा था कि इसमें हमें कोई पोस्ट स्केल नहीं चाहिए। ठीक है, और टाइमर 2 को हमने ऑन कर देना है, तो बिट नंबर 2 हम ऑन कर देंगे। और जैसा कि हमने PR2 की कैलकुलेशंस के अंदर देखा था, जो लास्ट 2 बिट्स हैं उसके अंदर हमने प्री स्केलर 1 सिलेक्ट किया था। तो इसको हमने 1 सेलेक्ट करना, तो बेसिकली ये 0 0 हो जाएगा, और जो बिट नंबर 2 है वो 1 हो जाएगी और बाकी सारी बिट्स 0 हो जाएंगी। तो बेसिकली 0 0 0 0 एंड उसके बाद हमारे पास 1 और देन 00। तो बेसिकली हमारे पास इक्वल टू 4 बनता है। 4 को अगर आप देखें तो पहले हमारे पास 5 ज़ीरोज़ आएंगी, फिर देन 1 और फिर 2 ज़ीरोज़। तो इससे हमने क्या किया कि टाइमर 2 की सेटिंग कर दी है, और हम दोबारा वेट करेंगे एक और साइकिल का, इंटरप्ट का, और ये सिर्फ सेफ्टी के लिए होता है हमारे पास।
और जैसे नेक्स्ट इंटरप्ट आएगा उसके बाद हम टाइमर 2 के जो इंटरप्ट फ्लैग है उसको दोबारा 0 से सेट कर देंगे। आपने ये जो फ्लैग होता है इसको हर इंटरप्ट के बाद बेसिकली सेट करना होता है। अगर आप ये सॉरी सेट नहीं करना, रीसेट करना, रीसेट मीन्स कि इक्वल टू ज़ीरो करना है। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। और 1 ये खुद होता है जब ये इंटरप्ट आता है बेसिकली। और उसके बाद हम टाइमर 2 के जो इंटरप्ट है उस बिट को उसको इनेबल कर देंगे ताकि हमारा जो इंटरप्ट हैं वो आने शुरू हो जाएं टाइमर 2 के। और टाइमर 2 की जो इंटरप्ट की प्रायोरिटी है उसको हमने हाई कर दिया है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइमर्स की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनको भी सेट किया जा सकता है। उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो इंटरप्ट आते हैं हमारे पास। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद हम उस सबसे एंड पे जो ग्लोबल इंटरप्ट्स हैं उनको इनेबल कर देंगे और उसके बाद पेरिफेरल इंटरप्ट्स को भी इनेबल कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास जितने भी इंटरप्ट्स हमने जो सेट किए हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद हम सबसे ऊपर जाते हैं, जो कि एक हम फंक्शन लिखते हैं इंटरप्ट का। अब इस इंटरप्ट के फंक्शन के अंदर बेसिकली हमने सारे इंटरप्ट हैंडल करने होते हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक ही इंटरप्ट सेटअप किया है, दैट वाज टाइमर 2। तो जब भी कोई इंटरप्ट आएगा तो हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा इंटरप्ट का। तो इसके अंदर हम सिंपली सबसे पहले आप चेक ज़रूर लगाया करें जब भी इंटरप्ट आए कि क्या यही इंटरप्ट आया है, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप इफ़ कंडीशन वगैरह ये यूज़ नहीं करेंगे तो जब भी इंटरप्ट आएगा तो इंटरप्ट के फंक्शन के अंदर आपने जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो रन हो जाया करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो बेसिकली अब हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या टाइमर 2 का इंटरप्ट फ्लैग हाई हुआ है। अगर वो हाई हुआ है तो उसको दोबारा आपने रीसेट कर देना है। अगर आप इसको रीसेट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको इंटरप्ट नहीं मिलेगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ तक था सिंपल, हमने उसको जो सारी सेटिंग कर दी है। अब आखिरी बात जो ये रह गई है उसमें यह है कि CCP1 कंट्रोल रजिस्टर के अंदर एक पिन होती है दैट इज़ कॉल्ड P1M1, ठीक है। ये बेसिकली क्या करती है कि हमने जो भी डिस्कस किया था एनहांस्ड PWM के अंदर कि जो हमारे पास एच ब्रिज होता है बेसिकली उसको हमने जब अगर आप ए और डी इनिशियली जो है वो चल रहे हैं, अगर हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके लिए हमें इस पिन को इन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसको 1 रखेंगे तो एक साइड चलेगी, अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो वो दूसरी साइड चलेगी। तो बेसिकली हर इंटरप्ट के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इस कोड को हम कंपाइल करते हैं और सक्सेसफुल कंपाइलेशन होगी हमारे पास। और इसके बाद हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास जो ये येलो में है चैनल ए है और उसके साथ देखें चैनल डी जो है वो चल रहा है। तो बेसिकली जब तक चैनल ए हाई है, ये देख रहे हैं 50 माइक्रोसेकंड तक का इंटरप्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जब तक ये हाई है उसके अंदर हमारे पास जो डी पिन जो है वो मॉड्यूलेट करेगी। तो हमने 124 सेट किया था तो अराउंड हमें देख रहे हैं आप 50% तक ड्यूटी साइकिल मिला है। और जब तक ए और डी मॉड्यूलेट कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि जो सी और बी जो हैं वो ऑफ हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ए ऑफ हुआ है तो सी ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। और जैसे सी ऑन हुआ है तो ये ए और डी दोनों ऑफ चल रहे हैं, तो सी के साथ जो है वो बी जो है वो ऑन हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे ए के साथ डी ड्राइव हो रहा है, ठीक है। तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा और जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो करंट जो है वो इधर से ऑफ हो जाएगा, करंट फिर इस साइड से फ्लो करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली आप डीसी को एसी में इस तरीके से जो है वो इन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। आई थिंक इस वीडियो में इतना ही एक्सप्लेन करना था आपके लिए मैंने। अब आपको इससे आइडिया होगा कि इन एनहांस्ड PWM को जो है वो हम किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप इस कोड को ट्वीक करें, डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लोर करें। अगर आपको कोई इशू हो, किसी चीज़ की समझ ना लगे तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप जो है वो अपनी कमेंट्स दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई और चीज़ आपने डिस्कस करनी है वो भी बता सकते हैं। और बस यही चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी। अगर हम यहाँ पे देखें 124 हमने सेट किया था, अगर मैं लेट से
50 सेट कर देता हूँ, तो वो जो PWM की जो ड्यूटी साइकिल हमें मिल रहा है वो मज़ीद कम हो जाएगा। हम सिमुलेशन दोबारा रन करके देखते हैं। तो अब आप देखेंगे जो ऑन होने की ये चीज़, जो ए और सी हैं उनकी विड्थ उतनी ही रहेगी जो हमने सेट की हुई है, दैट इज़ 20 kHz। ठीक है, हमें आउटपुट जो है वो सिंपली इसकी बेसिस के ऊपर मिलेगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी जो है हम जनरेट कर रहे हैं और कितनी ड्यूटी साइकिल दे रहे हैं, उसी लिहाज से जो है आउटपुट जो है वो बढ़ना या कम होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक भी हम जल्द डिस्कस करेंगे। एडवांस टॉपिक्स इंशाल्लाह आते रहेंगे रूटीन के साथ। बट अगर आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो जिसमें आप समझें कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं लगा, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊँ। और अनटिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Until the next video, take good care of yourself. Allah Hafiz.